जन उत्तराखंड बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने की बाढ़ से नुकसान की समीक्षा। प्रदेश के लिए 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता घोषित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्वयंसेवकों से की सराहना। विकासनगर दीपावली बाजार में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर पूर्ण रोक। नगरपालिका पुलिस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। मदद या किराया वसूलने पर जुर्माना। त्योहार बाद अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने नेपाल सीमा पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, सतर्क रहें अधिकारी, उत्पाती तत्वों और सोशल मीडिया गतिविधियों पर रखें पैनी नजर। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन सृजन पर आयशुमारी तेज। पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष चयन की सूची जल्द होगी, नामों की घोषणा। धराली हर्षल आपदा पर कर्नल अजय कोठियाल कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। राहत, शव निकासी, सुरक्षित पुनर्वास, पुनर्निर्माण और वाइब्रेंट विलेज योजना पर दिए विस्तृत सुझाव। अब सरकार के फैसले का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और हताहतों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। इसके अलावा हताहत परिवारों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पूरी मदद भी दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र आपदा प्रभावित इलाकों में दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पूरी तरह से मदद करेगा। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए देहरादून पहुंचे। यहाँ देहरादून एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। पीएम ने स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की, जहां उन्होंने उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत की और राहत बचाव की स्थिति का जायजा लिया। अपने दौरे के बाद पीएम मोदी सेना के विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में रायशुमारी लगातार जारी है। पर्यवेक्षक जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। पर्यवेक्षक रंजीत रावत ने कहा कि रायशुमारी के जरिए लिस्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। इसके बाद जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी। महानगर में देहरादून महानगर की बात कर रहा हूँ। 11 ब्लॉक हैं, उसमें लगभग एक ब्लॉक में 300 से 500 लोग मिलने आ रहे हैं और जो हमारी उम्मीद है वो 4.5-5 लाख लोगों की रायशुमारी संगठन सृजन अभियान के तहत जो है महानगर अध्यक्ष के लिए यहाँ पे हो रही है। और यही हाल लगभग सभी बड़े जिलों में है। छोटे जिलों में 1000 से 1500 लोग आ रहे हैं और बड़े जिलों में जो है 2000 से ज्यादा लोग जो है अपनी रायशुमारी देख रहे हैं। लोगों में उत्साह है और जो नए लोग इस माह के अंतिम तक उम्मीद है बनेंगे जिलाध्यक्ष, वो ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे। इस हफ्ते पूरा हो जाएगा और सितंबर के महीने में ये अपनी पूरी कसरत करके हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद हाईकमान जो है प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों से अपनी बातचीत करने के बाद निर्णय लेंगे। जो जहां चेंज होना है, जहां नया अध्यक्ष बनना है, वहां उसके बारे में निर्णय लेंगे। विकासनगर मुख्य बाजार में इस बार दीपावली पर्व पर लगने वाले पारंपरिक बाजार में बाहरी व्यापारियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नगरपालिका प्रशासन और पुलिस के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि बाहर से आने वाले व्यापारी स्थानीय बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे में किसी भी दुकानदार द्वारा बाहरी व्यापारी को फड़ लगाने में मदद करने या किराया वसूलने पर जुर्माना लगाया जाएगा और दीपावली के बाद अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होगी। बाजार हमारा बहुत एक परंपरागत बाजार है और दिवाली के त्यौहार पे बेशुमार भीड़ यहाँ रहती है
लेकिन कुछ अनऑथराइज्ड ट्रेडर्स पूरे सड़क पे कब्जा कर लेते हैं फड़ के नाम पर। उनकी कोई आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा होती है और साथ ही साथ स्थानीय व्यापार भी उससे मरता है। और कुछ थोड़ी अवैधानिक गतिविधि भी कुछ लोग करने लगते हैं। सड़क को के सामने का उस जो फड़ की जगह होती है उसको बेचना शुरू करते, वो करने लगते। इसलिए जो कोई इस तरीके से गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये पिछले कई 3-4 सालों से ये देखा जा रहा था कि बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर बिजनेस करने लगा है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 3-4 दिन, जैसे दिवाली होती है, 3-4 दिन की दिवाली होती है, वो अपना माल लाते हैं और वो कहाँ से क्या चोरी का माल ला रहे हैं, कैसा माल ला रहे हैं, विदाउट जीएसटी माल ला रहे हैं और उठा करके सस्ते में दामों में बेच करके चले जाते हैं। बाद में हमारा ग्राहक और व्यापारी बड़ा परेशान रहता है कि यार हमारी दुकानदारी हुई नहीं, हमने इतना मेहनत से जीएसटी दे करके दुकानदारी करके उनकी कोई दुकानदारी नहीं हो पाती, सस्ता माल उड़ जाता है जल्दी। जबकि पता चला कि वो सारा माल विदाउट जीएसटी चोरी का माल है। तो इस तरह का हमने अब सारे व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि इस बाहरी व्यक्तियों को, बाहर से आए इन फंड लगाने वालों को बिल्कुल फंड लगाने नहीं दिया जाएगा। सख्ती से ये नियम बना दिया गया है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में 14वें दिन रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन में रौनक लौट आई है। लोहाघाट डिपो की वरिष्ठ लिपिक सूरज बहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 29 अगस्त से सड़क बंद थी, जिससे डिपो को 30 लाख रुपए से अधिक का घाटा हुआ। अब दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, हल्द्वानी और बरेली के लिए बसों का संचालन नियमित रूप से किया जाएगा। जो हमारे परिवहन निगम की बसों का पहिया लगभग एकदम रुक जैसा गया, क्योंकि 16 में जो आपदा आई भूस्खलन के कारण अभी तक बसों का संचालन नहीं हुआ था। कल शाम को मात्र एक बस जब सूचना प्राप्त हुई कि बसें जो संचालित कर दी जाएं तो हमारे द्वारा यहां से भेजी गई और आज भी जो बसें जा रही हैं उनमें यात्री कम ही मिल रहे हैं। लगभग जो हमें पर डे के 2.5 से 3 लाख लगभग पर डे का एवरेज का हमारा जो नुकसान हुआ है, तो इस तरह से लगभग 42 लाख रुपए के नुकसान में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। लक्सर के बालावाली में 8 अगस्त को हुए आगजनी के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लोगों ने रुड़की में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि खानपुर विधायक पर पुलिस द्वारा किया गया मुकदमा गलत है, क्योंकि उन्होंने स्थिति संभालने का प्रयास किया था। विधायक उमेश कुमार ने भी कहा कि उन्होंने बड़ा हादसा टालने की कोशिश की। और उस वीडियो में विधायक जी निष्पक्ष बिल्कुल सबको बचाने की कोशिश कर रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर बरसाए जा रहे, फिर भी घुसे जा रहे। और अगर वो ना घुसते तो जो पुलिस वालों को पकड़ रखा था ना, तो साफ दिखाई दे रहा वीडियो। तो विधायक जी ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस वालों को भी बचाया। और मतलब है कि हर प्रकार से विधायक जी उस चीज़ को कह रहे हैं, कहते हुए सुने गए हैं कि भाई पत्थर मत मारो, हम आपस के ही तो लोग हैं, किसको लग जाए, किसको चोट लग जाए। दूसरी बात यह है कि विधायक जी कह रहे हैं कि भाई इसका सैंपल भरा जाए, सैंपल भर के इसकी जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच हो, इनको जेल में करूँगा। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने वाहन जलवा दिया ताकि सबूत मिट जाएं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने दंगा कराया, पथराव कराया। वीडियो जारी हो चुके हैं। एक विधायक, पहली बार कोई नेता इतनी बहादुरी के साथ दंगा स्थल पर, जिसने पुलिसकर्मियों की हत्या होने से बचाई, जिसने मॉब लिंचिंग होने से बचाई, जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ घटनाएं घटने से बचाई, ये पहला उदाहरण है देश में जहां कोई नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए पथराव के बीच, जहां लाठियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, मारने की स्थिति थी, वहां बीच में रहकर पुलिस को भी बचाए, युवाओं को भी बचाए।
उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक बयानबाजियां जो हैं अब तेज हो गई हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन विपक्ष इस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने खुद चुनाव से 2 दिन पहले अपील की थी कि सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नरेश बंसल के मुताबिक सांसदों ने सचमुच अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला और यह दिखा दिया कि आंकड़े से कहीं ज्यादा वोट एनडीए प्रत्याशी को मिले। बंसल ने कहा कि यह साफ हो गया है कि सांसदों के मन में एनडीए प्रत्याशी को लेकर विश्वास है, लेकिन विपक्ष इस सच्चाई को स्वीकार करने से कतरा रहा है। नहीं, पर ये तो विपक्ष को स्वीकारना ही चाहिए कि एनडीए का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा वोट पाकर एनडीए के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बने हैं और विपक्ष ने ही चुनाव से 2 दिन पहले कहा था कि सभी प्रत्याशियों को, सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देकर सांसदों ने दिखा दिया है कि आंकड़े से ज्यादा वोट किसको मिले हैं और सांसदों के मन में क्या है। धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने बताया कि रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी है। रिपोर्ट में कैसे आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को निकालना जरूरी है, और साथ ही जो लोग इलाके में रह रहे हैं कैसे वे सेफ तरीके से वहीं पर रह सकें, इसको लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। साथ ही पुनर्निर्माण को लेकर किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे पुनर्निर्माण करना है, इस पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ ही उत्तरकाशी दूसरे देशों की सीमा से लगा है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के लिहाज से वाइब्रेट विलेज में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। फिलहाल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब फैसला सरकार को लेना है। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हर्षिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था, 4 लोगों की टीम। हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सहित पूरे देश में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और यह दिन उन वीर वन कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस साल भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों के योगदान और उनके शहीद होने की घटनाओं को याद करते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्क प्रशासन द्वारा धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर में स्मारक स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस स्मारक पर उन सभी वीर वनकर्मियों के नाम हैं जिन्होंने 1982 से लेकर 2025 तक शिकारियों, अवैध तस्करों और जंगली जानवरों के हमलों में अपनी जान गंवाई। वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे इन वीरों के संघर्ष और बलिदान की कहानियां इस स्मारक पर अंकित हैं। हर साल 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है,
जिसमें कि हमारे जो वनकर्मी हैं जो कि ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके जो कार्य रहे हैं उनको नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे वेस्टर्न सर्किल के स्टाफ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने हमारे जो धनगढ़ी गेट पे शहीद स्मारक है वहाँ पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई, 2 मिनट का मौन रखा गया उनकी याद में और फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक डिस्कशन किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने जो अपनी शहादत दी है हमारे वन एवं वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे हम हर साल उनको नमन कर सकें, उनको याद रख सकें। तो वहीं डीएम मनीष कुमार अचानक लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के वार्डों, फार्मेसी कार्यालय, ट्रॉमा सेंटर आदि का गहनता से निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना तथा अस्पताल में मिल रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज रांची से अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं तथा अस्पताल की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के साथ जर्जर हालत में पड़े पुराने अस्पताल भवन का निरीक्षण भी किया, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया जल्द से जल्द इस भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा। फिलहाल हम लोग चिकित्सालय लोहाघाट में हम लोग सभी लोग आए थे। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी राठी जी के द्वारा पूरे स्थल का मुझे भ्रमण कराया गया और साफ सफाई और इसके अतिरिक्त उपकरण और जो बिल्डिंग्स हैं, स्थापनाएँ हैं, उसका सुदृढ़ीकरण इस सब के संबंध में बताया गया। साथ ही यहाँ कुछ विशेषज्ञों की भी मांग की गई, जिसके लिए अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पे व्यवस्था, जैसे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, ये अवगत किया गया, तो उसकी व्यवस्था के हम लोग उसकी व्यवस्था यहाँ पे कराएंगे। और इसके अलावा कुछ यहाँ के पानी का स्रोत की बात हो रही थी, तो पानी की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर से चालू करने के लिए कार्य के विषय में बताया गया। इसके अलावा एक BHU यूनिट बननी है, ब्लॉक हेल्थ यूनिट बननी है, उसके लिए भी जो स्थल है उस पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को नेपाल के हालातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के 3 सीमांत जनपदों चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी को नेपाल से सटी उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर संपूर्ण स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएं और वहां किसी भी असामाजिक या उत्पादी तत्व की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी भी सतत रूप से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या उकसाने वाले कंटेंट समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। नेपाल में जो हिंसा जो जारी है और जो है उससे हमारी जो सरहदी जनपद है, इस संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो है वो समस्त जो है उत्तराखंड पुलिस के साथ जो है सरहदी जो हमारे नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनके साथ जो है एक विस्तृत VC के माध्यम से चर्चा की गई, जिसमें जो है वो निर्देश दिए गए कि जो हमारी वहाँ पर सतर्कता बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग चेकिंग बढ़ाई जाए और जो है सोशल मीडिया है इस पर भी हम लोग अलर्ट रहे। तो इसमें जो है हमने जो SSB लगी हुए उनके साथ भी जो है समन्वय बनाते हुए जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग उत्तराखंड पुलिस इनके साथ मिलकर कर रही है और अतिरिक्त जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश नेपाल में हुई बवाल के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर आ गई है। नेपाल बॉर्डर से लगे कुमाऊं के क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस SSB के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है। IG कुमाऊं ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों का मूवमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही यदि किसी प्रकार की सूचना किसी भी नागरिक को मिलती है तो वह उसको उत्तराखंड पुलिस या SSB के साथ साझा कर सकता है। IG कुमाऊं के मुताबिक भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा मिले निर्देशों के क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए, नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग SSB द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है।
और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना हो। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपाली सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। साथ ही साथ निरंतर अवेयरनेस जो है बॉर्डर विलेजेस में की जा रही है, लोकल पुलिस द्वारा भी सर्वेलेंस रखी जा रही है और हम यही अपेक्षा करेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें। अगर किसी के पास कोई लाभप्रद सूचना हो किसी मूवमेंट को लेकर तो उसके संबंध में लोकल पुलिस को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों पर उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी की अगुवाई में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बीते एक माह के भीतर प्राधिकरण ने लगभग 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने के साथ ही ऋषिकेश सहित विभिन्न स्थानों पर 1 दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतों समेत दर्जनों निर्माणों को सील किया है। डोईवाला के झाबरवाला में 18 बीघा, रानी पोखरी के डांडी गांव में 10 से 12 बीघा, भानियावाला के बक्सरवाला में 25 बीघा और देहरादून के हरिद्वार रोड में 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त शीशमबाड़ा क्षेत्र में 10 बीघा और रूपनगर बद्रीपुर में 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को भी गिराया गया। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा स्पष्ट है, प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चूंकि जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र है वो जो भू उपयोग होता है तो निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज में अगर कोई घर बनाता है तो उस पर मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो आम जनता है उनके साथ कहीं न कहीं ये नुकसान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी है। तो जो इस तरह के अवैध प्लाटिंग उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जन छला न जाए। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।